कि पुलिस एक सेना के जवान को गिरफ्तार कर सकती है या नहीं कर सकती? अगर कर सकती है तो कब कर सकती है, और यदि गिरफ्तार नहीं कर सकती तो क्यों नहीं कर सकती है? अक्सर बहुत से लोगों को इस विषय पर डाउट्स होते हैं, कंफ्यूजन्स होते हैं और कई सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं। मैंने इस वीडियो के माध्यम से यह प्रयास किया है कि आपको इस प्रश्न का सटीक उत्तर दे पाऊं और इससे जुड़े जो कानूनी प्रावधान हैं वो आपको समझा पाऊं। दोस्तों, यदि कोई ये प्रश्न करे कि क्या किसी राज्य की पुलिस एक सेना के अधिकारी या किसी जवान को सीधे गिरफ्तार कर सकती है या नहीं कर सकती, तो इसका सीधा सा जवाब होगा कि जी हां, कर सकती है। और यदि कोई यह प्रश्न करे क्या किसी भी अपराध के लिए सीधे गिरफ्तार किया जा सकता है, तब इसका उत्तर होगा जी नहीं किया जा सकता। कुछ विशेष संज्ञेय अपराध होते हैं जैसे कि रेप, मर्डर या किडनैपिंग। अगर किसी सेना के जवान ने हत्या, बलात्कार या अपहरण जैसे अपराध किए हैं, तब ऐसी स्थिति में राज्य पुलिस किसी के अनुमति के बिना भी उस सेना के जवान को सीधे गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन यदि उस जवान ने रेप, मर्डर या किडनैपिंग को छोड़कर कोई अन्य अपराध किया है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस उस सेना के जवान को सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अगर किसी सेना के जवान को रेप, मर्डर या किडनैपिंग जैसे अपराधों के लिए गिरफ्तार भी किया जाता है, तब भी पुलिस को इस गिरफ्तारी के दौरान एक प्रोटोकॉल का पालन करना होता है। सबसे पहले तो गिरफ्तारी का जो ज्ञापन होता है, मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, उसके साथ साथ एक लिखित पत्र के माध्यम से जो भी सबसे निकटतम सैन्य मुख्यालय होता है उसको सूचित किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह आती है कि किसी भी सैन्य अधिकारी या सेना के जवान को एक आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस या उससे ऊपर के रैंक का अधिकारी ही हिरासत में ले सकता है, लेकिन उस सेना के जवान को हथकड़ियां नहीं लगाई जा सकती। यदि सेना के उस जवान ने हत्या, बलात्कार या अपहरण को छोड़ करके कोई अन्य अपराध किए, तब ऐसी स्थिति में मिलिट्री अथॉरिटीज की अनुमति के बिना उस सेना के जवान को 2 घंटे से अधिक समय के लिए हिरासत में नहीं रखा जा सकता। उन्हें पहले स्टेशन कमांडर, जो कि मेजर जनरल या उससे ऊपर का पद होता है, उससे अनुमति लेनी होगी। और यदि स्टेशन हेडक्वार्टर अनुमति नहीं देता है तो राज्य की पुलिस को उस सेना के जवान को मिलिट्री पुलिस, जो कि सेना की पुलिस होती है, उनको सौंपना होता है। सैन्य अधिकारी पुलिस से उस जवान की कस्टडी सीधे ले सकते हैं और जांच सैन्य अधिकारियों द्वारा भी की जा सकती है। यदि स्टेशन कमांडर उस जवान की कस्टडी लेने के लिए आश्वस्त नहीं है और उसकी ये इच्छा है कि जांच राज्य पुलिस द्वारा की जानी चाहिए, तो जांच ऐसी स्थिति में राज्य पुलिस द्वारा ही की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कुछ विशेषाधिकारों के बारे में जो कि किसी भी आर्म फोर्स के मेंबर को सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड 1973 के द्वारा प्रदान किए गए हैं। सीआरपीसी की धारा 45 बताती है गिरफ्तारी के मामले में विशेषाधिकारों के बारे में। इस धारा में यह प्रावधान है कि कोई भी आर्म फोर्स का मेंबर अगर ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए, जो उसे ड्यूटी दी गई है, कोई टास्क दिया गया है, उसको परफॉर्म करते हुए अगर उससे कोई अपराध हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार की सहमति के बिना उसे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अन्य मामलों में सिविल पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन कमांडिंग ऑफिसर को उस गिरफ्तारी के बारे में सूचित करना तुरंत आवश्यक हो जाता है। धारा 197 उपधारा 2 बताती है प्रिविलेज ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, अभियोजन से संरक्षण के विशेष अधिकारों के बारे में। इस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि आर्म फोर्सेस के जवानों को अगर कभी किसी भी अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है, तब भी उनके खिलाफ सिविल कोर्ट में किसी भी तरह का अभियोग या प्रोसिक्यूशन नहीं चलाया जा सकता। यह प्रावधान आर्मी एक्ट 1950,
नेवी एक्ट 1957 और एयरफोर्स एक्ट 1950 में भी हमें मिलता है। आगे हम देखते हैं धारा 475 के बारे में, जो बताती है डिलीवरी टू कमांडिंग ऑफिसर्स और पर्सन्स लायबल टू बी ट्राइड बाय कोर्ट मार्शल। इस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान है कि जो भी जवान मिलिट्री में है, अगर उनसे कोई अपराध होता है तो उस जवान को हैंड ओवर किया जाएगा या सौंपा जाएगा उसके यूनिट कमांडिंग ऑफिसर के पास, चाहे वो किसी भी थल सेना, वायुसेना या जल सेना का सदस्य हो। उसे ट्राइड किया जाएगा जनरल कोर्ट मार्शल के द्वारा। कोर्ट मार्शल में आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि जनरली ऑफेंसेस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पेटी ऑफेंस, माइनर ऑफेंस एंड मेजर ऑफेंसेस में। और ये जो जनरल कोर्ट मार्शल होता है ये जनरली मेजर ऑफेंसेस के लिए किया जाता है। इसके ऊपर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरल कोर्ट मार्शल के फैसले का भारतीय नागरिक न्यायपालिका द्वारा सम्मान किया जाता है क्योंकि ये अपने आप में एक कंप्यूटेंट ट्रिब्यूनल है और नागरिक न्यायपालिका द्वारा अंतिम निर्णय जनरल कोर्ट मार्शल के अनुसार ही होता है। सिविल अरेस्ट से विभिन्न प्रकार से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो आर्मी एक्ट है 1950 का, उसे एक्सटेंड कर दिया गया है नेवी और एयरफोर्स के लिए भी। इसमें यह भी प्रावधान दिया गया है कि जब सेना के जवान अपनी ड्यूटी में नहीं होंगे तब भी उन्हें आर्मी एक्ट 1950 के तहत दी गई प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी के साथ प्रोटेक्ट किया जाएगा और नागरिक अधिकारियों द्वारा सीधे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, चाहे वे यूनिफॉर्म में हो या ना हो। इतना कुछ जानने के बाद आपको लग रहा होगा कि आखिर सेना के जवानों को कितनी इम्यूनिटीज, कितनी छूट प्राप्त है, लेकिन क्या आपको पता है इसके पीछे कारण क्या है? तो आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि जो छूट और संरक्षण मिलती है आर्म फोर्स के मेंबर्स को, उसके लिए उनको एक अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज का बलिदान देना होता है, जो कि किसी भी एक आम व्यक्ति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है मौलिक अधिकार, जिसे हम इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। मतलब भारत में सेना के जवानों को मौलिक अधिकारों का त्याग करना पड़ता है और इसके एवज में ही उन्हें कानून से विभिन्न प्रोटोकॉल एवं इम्यूनिटीज या संरक्षण प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, अगर सेना का एक जवान हमारे लिए अपना घर, अपना परिवार, अपना शहर, अपने मौलिक अधिकार एवं अपना शरीर तक त्याग सकता है, तो हमारा भी उनके प्रति कुछ कर्तव्य बनता है। अक्सर हम वीडियोस वायरल होते हुए देखते हैं जहां सेना के जवानों के साथ बदसलूकी की जाती है। यह बहुत ही निंदनीय कार्य है। हमें हमेशा अपने देश की रक्षा कर रहे जवानों का आदर, सत्कार, सम्मान व जितना भी हो सके हमसे उनकी मदद करनी चाहिए, ताकि हमारा देश निडर, सशक्त और प्रगतिशील रहे। ये वीडियो पसंद आया होगा और जो जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको दी है वो आपके समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की लीगल नॉलेज की अपडेट्स आपको मिलती रहे। और अगर इस वीडियो को बनाने के दौरान मुझसे किसी भी तरह की कोई भूल हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।